जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए कितने पिनाका सिस्टम्स डिलीवर किए जाएंगे आर्मेनिया को। भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से विकसित करेंगे मल्टी मोड पैसिव डिटेक्शन सिस्टम। 250वें रेजिंग डे के अवसर पर भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के पैराट्रूपर्स ने दिखाई अपनी कमाल की स्किल्स। पाकिस्तान रोकेगा यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप। और यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रशिया में मिलाने के लिए औपचारिक रूप से रशिया ने साइन किया एग्रीमेंट। अगर आप उन एस्पिरेंट्स में से हैं जो एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ या अग्निपथ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप उनमें से भी हैं जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से आपकी इस तैयारी को और मजबूत करने के लिए अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। और अभी के समय अनअकैडमी के इन कोर्सेज में एक बहुत ही खास ऑफर चल रहा है, और वो ऑफर यह है कि आज रात 12 बजे तक अगर आप इनका कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो मिलेगा आपको 20% डिस्काउंट के साथ। बस उसके लिए आपको हमारे कूपन कोड DSCOT10 का इस्तेमाल करना होगा। और उनके सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलता है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड बैचेस और कोर्सेज। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उन्हें सॉल्व करेंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स। बाकी PYQ, लाइव टेस्ट, क्विजेज, तो इस तरह के सारे फीचर्स इन कोर्सेज में उपलब्ध हैं। बस ध्यान रहे जो ये 20% डिस्काउंट वाला ऑफर है ये केवल आज रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा, यानी कि कुछ ही घंटे बचे हैं ये ऑफर को हासिल करने के लिए। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से अलग अलग लिंक दे दिए हैं। अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 खास तरह के सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। एक है लाइट, दूसरा प्लस, तीसरा आइकॉनिक। अगर आप लाइट वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको सेक्शनल और PYQ टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। वहीं प्लस वाले सब्सक्रिप्शन में भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF, इन ऐप नोट्स, ये सारे फीचर्स प्लस में आपको मिलेंगे। और वहीं अगर आप आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस में जितने भी फीचर्स हैं वो तो इसमें सारे इंक्लूड रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ आपको फिजिकल नोट्स भी मिलेंगे। बस ध्यान रहे इन सब्सक्रिप्शन में जो 20% डिस्काउंट वाला ऑफर है ये केवल रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा, और उसको हासिल करने के लिए आपको हमारे कूपन कोड DSCOT10 का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को आर्मेनिया से अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन अभी तक इससे जुड़ी जो भी रिपोर्ट्स आई थी उनमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि कितने पिनाका सिस्टम्स आर्मेनिया को डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बात का भी खुलासा हो चुका है, और हाल ही में इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत के दौरान DRDO की व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि VRDE के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र V गड़े की तरफ से बताया गया है कि पिनाका सिस्टम्स की 4 बैटरीज आर्मेनिया को एक्सपोर्ट की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि पिनाका की एक बैटरी में 6 लॉन्चर व्हीकल्स, हर एक व्हीकल्स के साथ 12 रॉकेट्स, इसके अलावा 6 लोडर रिप्लेनिशमेंट व्हीकल्स, 3 रिप्लेनिशमेंट व्हीकल, फायर कंट्रोल कंप्यूटर के साथ 2 कमांड पोस्ट व्हीकल और रेडार सिस्टम इंक्लूड रहता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट भारत की 2 इंडस्ट्रीज पूरा करेंगी, जिसमें से एक है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और दूसरी है प्राइवेट फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। बाकी एक अपडेट ये भी है जिसमें Janes.com की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडियन आर्मी के अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम से इक्विप्ड कर रही है। और Janes.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सिस्टम्स हैं इन्हें भारत की प्राइवेट फर्म टोनबो इमेजिंग BEL के पार्टनरशिप के साथ मैन्युफैक्चर कर रही है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत टोनबो इमेजिंग अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फॉर रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन को डिलीवर करेगी, और इसे 7.62 या फिर 12.7 mm के रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका एक खास तरह के मल्टी मोड पैसिव डिटेक्शन सिस्टम को संयुक्त रूप से विकसित करने पर काम करेंगे। ये जो मल्टी मोड पैसिव डिटेक्शन सिस्टम है तो ये एक ऐसी डुअल यूज टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल व्हीकल्स को स्कैन करने के लिए किया जाएगा, और वो भी उस व्हीकल में बिना किसी तरह की दखल डाले बगैर। और जिन व्हीकल्स में छुपाकर हथियार, एम्यूनेशन, नार्कोटिक्स, इस तरह की चीज़ों को स्मगल किया जाता है तो उनको इस मल्टी मोड पैसिव डिटेक्शन सिस्टम से डिटेक्ट किया जा सकेगा। और इस प्रोग्राम पर इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बात करते हुए CRPF के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह की तरफ से बताया गया है कि भारत के ऑफिशियल्स की एक टीम ने अमेरिका का दौरा किया है, और वहां उपलब्ध इस तरह की टेक्नोलॉजी को स्टडी करके ये निर्णय लिया गया है कि अमेरिका से टेक्निकल टीम भारत की स्थितियों की आवश्यकता के अनुसार इस तरह के डिटेक्शन सिस्टम को डेवलप करेगी। और इस डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बड़े साइज के ट्रक्स, कार्गो और कंटेनर्स को स्कैन करने में किया जाएगा। बाकी इसके अलावा CRPF DG ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात करते हुए ये कहा कि अभी के समय जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी वाले मामले हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी करीब 200 लोकल और फॉरेन टेररिस्ट अभी भी एक्टिव हैं। और इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा करीब 112 सुअरों को तो हॉरिफाइड किया जा चुका है, 156 गिरफ्तार किए गए और 2 ने तो सरेंडर किया है। और जबकि पिछले साल इसी कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड के दौरान करीब 132 सुअरों को हॉरिफाइड किया गया था। और जबकि कल उधमपुर में 8 घंटों के अंदर 2 बसेस में ब्लास्ट हुए हैं, और इस मामले पर CRPF DG की तरफ से बताया गया है कि इस तरह के ब्लास्ट में स्टिकी बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है या क्या हुआ है तो उसकी जांच अभी एजेंसीज द्वारा की जा रही है। और जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कल जो 2 ब्लास्ट हुए हैं वो दोनों ही सिमिलर थे,
और उन्हें टाइमर के द्वारा ट्रिगर किया गया था। बाकी आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक एनकाउंटर स्टार्ट होने की रिपोर्ट भी सामने आई है और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में अभी तक 2 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड किया जा चुका है और ये दोनों ही सुअरों के संगठन जैश से बिलोंग करते थे। और जबकि बंदीपोरा पुलिस और इंडियन आर्मी ने भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशंस को भी रिकवर किया है, जिनमें 7 AK-47 राइफल्स, 2 पिस्टल, 21 AK मैगजीन, 1190 राउंड्स, 132 पिस्टल राउंड, 13 ग्रेनेड्स और ऐसी अदर मटेरियल्स शामिल हैं जो कि बंदीपोरा के गुरेज एरिया से मिले हैं। आज 30 सितंबर को जनरल अनिल चौहान ने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाल लिया है और अब नए CDS के तौर पर जनरल चौहान के सामने कई नई चुनौतियां हैं और इसके साथ ही उन्हें देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल विपिन रावत सर द्वारा शुरू किए गए कई अधूरे प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करना है, जिसमें थिएटर कमांड जैसा बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम भी शामिल है। और CDS का पदभार संभालने के बाद आज जनरल चौहान ने रक्षा मंत्री के साथ भी मुलाकात की है। और बाकी अगर आप भारत के नए CDS के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इन पर एक वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अपने 250वें रेजिंग डे को सेलिब्रेट करते हुए इंडियन आर्मी की सबसे ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स में से एक प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के पैराट्रूपर्स ने आगरा में एनुअल ट्रेनिंग जंप्स के दौरान अपने कुछ पैराट्रूपिंग स्किल्स को प्रदर्शित किया है, जिसमें लो एल्टीट्यूड पर स्टैटिक लाइन जंप कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा इंडियन आर्मी की सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि इस रेजिमेंट की एक टुकड़ी दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में परमानेंटली तैनात रहती है। और जबकि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी का कहना है कि अपनी स्थापना के 250वें वर्ष के सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर अगले 1 साल में काफ़ी बड़ी संख्या में कुछ प्रोफेशनल और सेरेमोनियल इवेंट्स को कंडक्ट करने की योजना बनाई गई है और हम किसी भी प्रोफेशनल एक्टिविटी को अंजाम देकर अपने उत्सव की शुरुआत करना चाहते हैं। और इसलिए प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड रेजिमेंट के इतिहास में पहली बार इस पूरी रेजिमेंट ने आगरा में पैराजम्प्स को कंडक्ट किया है। और बाकी अगर आपको भारत के इस ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स में से एक प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के बारे में डिटेल में जानना है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमने इस पर भी वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि रेजिमेंट एक्चुअल में क्या काम करती है, इसमें किस तरीके से भर्ती होती है और खास तौर पर किन्हें इसमें भर्ती किया जाता है। तो आज रशिया ने औपचारिक रूप से यूक्रेन के वो 4 क्षेत्र जिसमें लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेर्सन और जैपोरोजिया शामिल हैं, तो इन चारों क्षेत्रों को रशिया में मिलाने के लिए औपचारिक रूप से एग्रीमेंट साइन कर दिया है। यानी कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक यूक्रेन की चारों टेरिटरीज आज से रशिया की नई टेरिटरीज हैं और रशिया ने इससे पहले इन चारों जगहों पर जनमत संग्रह करवाया था, जिसमें इन क्षेत्रों के निवासियों ने अपना मतदान दिया। यानी कि रशिया के मुताबिक एक तरीके से इस क्षेत्र के जो निवासी हैं तो वे भी रशिया के हिस्सा बनने के लिए सहमत थे। और फिर आखिरकार आज क्रेमलिन में आयोजित किए गए एक खास सेरेमनी के दौरान इन चारों क्षेत्रों को रशिया में मिलाने के लिए एग्रीमेंट साइन कर दिया गया है। और जबकि रशिया के इस गतिविधि पर इससे पहले कल 29 सितंबर को UN के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ट्वीट करके लिखा गया था, मुझे UN चार्टर को बनाए रखने के लिए महासचिव के रूप में अपने कर्तव्य को रेखांकित करना है और किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य राज्य द्वारा धमकी या बल के उपयोग से पाना चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों का उल्लंघन है। जबकि US के विदेश मंत्री की तरफ से भी रशिया की इस हरकत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया है। और जबकि यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने भी इसकी कड़ी निंदा करी है और उन्होंने रशिया पर कुछ और नए सैंक्शंस लगाने के लिए प्रस्ताव जारी किया है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर के लीडर्स द्वारा यूक्रेन के इस एक्शन की निंदा की गई है और इसे इलीगल बताया गया है। और जबकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यूक्रेन के इन क्षेत्रों पर अपने कब्जे को लेकर रशिया जो खुलकर अनाउंसमेंट कर रहा है तो उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि अभी हाल ही में वेस्टर्न मीडिया की तरफ से जो बड़े जोर शोर से दावा किया गया था कि रशियन ट्रूप्स पूर्वी यूक्रेन में कई मोर्चों से पीछे जा चुकी है और उन्हें यूक्रेन के ट्रूप्स ने पीछे खदेड़ दिया है, तो ये उसके जवाब में रशिया की जवाबी कार्रवाई हो सकती है और रशिया वेस्ट को दिखाना चाह रहा हो कि अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों से वो फिलहाल अभी पीछे हटने वाला नहीं है। अब बाकी रशिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि यूक्रेनी क्षेत्र को अपने देश में शामिल करने के बाद आखिर इसे कानूनी मान्यता कैसे मिलेगी। और बाकी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी अब रूस के खिलाफ कुछ और कठोर प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। जहां एक तरफ UNSC में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए UNSC के 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 मेंबर्स पूरी तरीके से भारत के सपोर्ट में हैं और जैसे कि अभी हाल ही में US ऑफिशियल ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि UNSC में कुछ सुधारों की जरूरत है और उन सुधारों के तहत परमानेंट मेंबर्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए और US के साथ अन्य सभी बड़े लीडर्स पूरी तरीके से भारत के सपोर्ट में है कि भारत को UNSC में परमानेंट सीट दी जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि UNSC में भारत के परमानेंट मेंबरशिप में एक बहुत बड़ी बाधा आ गई है और वो बाधा यह है कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो सपोर्ट मिला है वो तो छोटे मोटे देशों से मिला है, लेकिन अभी भी इस पूरी दुनिया इस पूरे यूनिवर्स की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है कोई और नहीं, हमारा निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान। तो उनका ये कहना है कि UNSC में भारत को परमानेंट मेंबरशिप देने वाले प्रस्ताव के वे खिलाफ हैं और वे UNSC में इस तरह के किसी भी सुधारों का विरोध करते हैं। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान भारत की UN की परमानेंट मेंबरशिप के लिए कोई भी समर्थन नहीं करेगा और ये तो कुछ इस तरीके से बोला गया है जैसे कि इनके समर्थन से बहुत कुछ होने वाला था। और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस इतना कमाल का है कि वो तो UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट में भी नहीं आता है जिसमें भारत ऑलरेडी है।
और बाकी आपको ये भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक में इस साल भारत काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। यहाँ तक कि करीब 12 देशों के लीडर्स ने भारत का नाम का जिक्र किया है, जिसमें से कुछ ने भारत द्वारा दी गई कोरोना वैक्सीन के बारे में तारीफ की है और जबकि कई ऐसे हैं जिन्होंने भारत की भूमिका की प्रशंसा की है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश भी हैं जो कश्मीर से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि भारत और नेपाल इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे अपनी अपनी टेरिटरीज को एंटी नेशनल एलिमेंट्स द्वारा मिसयूज करने से रोकेंगे। और बता दें कि अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल और नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स के बीच एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच भारत नेपाल बॉर्डर पर समय पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने और सिक्योरिटी को बढ़ाने पर सहमति बनी है। और इसी दौरान दोनों के बीच ये आपसी सहमति बनी है कि वे अपनी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज को एंटी नेशनल्स द्वारा मिसयूज नहीं करने देंगे। एक अपडेट ये भी है कि हुंडई रोटम और कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस नेक्स्ट जनरेशन के मिलिट्री व्हीकल्स के लिए एक खास तरह के अनमैन टरेट को विकसित कर रही है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल, नेक्स्ट जनरेशन के मेन बैटल टैंक्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोटेक्शन सिस्टम्स तक में इस्तेमाल हो सकेंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक कर्नल सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में कांस्टेबल साकिब मीर ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में कैप्टन संदीप गुलिया ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। और बाकी आज के दिन 1773 में इंडियन आर्मी की प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को रेस किया गया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, डिफेंस एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।